डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट 6 मई को आ जाएगी, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सब कुछ सही है। लेकिन विपक्षी जो पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कमीशन है ये, डिलिमिटेशन कमीशन नहीं है। इसी सब पर बातचीत करने के लिए इस समय मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता सुनील शर्मा हैं। सुनील जी, भारतीय जनता पार्टी तो खुश है, कह रही है कि डिलिमिटेशन कमीशन का जो रिपोर्ट है बहुत सही है, सटीक है। लेकिन विपक्षी कह रहे हैं कि ये तो डिलिमिटेशन कमीशन का है ही नहीं, ये तो भाजपा का कमीशन है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए इसको सही कह रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के 1.25 करोड़ लोगों को अपना मानती है और पूरी 90 विधानसभा क्षेत्र जिनमें ये 1.25 करोड़ लोग जनता है, इन 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा है। हमारे लिए बाउंड्री यहाँ से लें, यहाँ से लें, 90 ही होनी है ना, इन्हीं 1.25 करोड़ में बननी है ना। तो जब हम 1.25 करोड़ लोगों को अपना मानते हैं तो हमारे लिए सही है। गलत उनके लिए है जो एक पर्टिकुलर एरिया की पॉलिटिक्स करते हैं, जो एक पर्टिकुलर सेक्शन की पॉलिटिक्स करते हैं, जो एक पर्टिकुलर इश्यूज़ की वो पॉलिटिक्स करते हैं। उनके लिए हो सकता है कि एक सेक्शन थोड़ा डिवाइड हुआ हो, बाउंड्री एरिया जो जिस पर्टिकुलर एरिया में वो पॉलिटिक्स करते हैं उस एरिया में ऊपर नीचे हुआ हो, उनके लिए गलत हो सकती है। हमारे लिए इसलिए सही है, कहीं से भी करें, इधर से करें, इधर से करें, उधर से करें, हमारे लिए सही है। एक बात। दूसरी बात, जो भी इनजस्टिस आज तक हुआ था, हम ये नहीं कहेंगे कि ये वोट किसी पार्टी का है, ये वोट किसी पार्टी का, इस वोट को डिवाइड किया था, नहीं। मतलब लोगों के साथ इनजस्टिस इसलिए किया था। ये पूरा क्षेत्र एक विधानसभा क्षेत्र है और बिल्कुल नीचे में एक आइलैंड उसके साथ जोड़ दिया था। कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई एसेसिबिलिटी नहीं, कोई उसका लेन देन नहीं, वो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसीज बना दी थी। उसके पीछे उनका क्या मकसद था? 1995 तक जितने भी परिसीमन आयोग बने, आप किसी भी एक आम साधारण व्यक्ति से पूछ लो क्या ये परिसीमन अच्छा हुआ था, वो बोलेंगे बिल्कुल कतई नहीं। क्यों? क्योंकि वो वोट के नज़रिए से नहीं देखते हैं। मैं आज किसी व्यक्ति को बोलूँगा इस बार किसको वोट दिया, हो सकता है अगली बार वो किसी और को वोट दे। दैट डजंट मीन्स कि ये कोई परमानेंट प्रॉपर्टी किसी पार्टी की होती है। आपने इनजस्टिस की बात की, लेकिन आप कह रहे हैं कि इतने सालों से जो है वो इनजस्टिस हुआ जम्मू कश्मीर की जनता के साथ, लेकिन वही आरोप जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस जो है बीजेपी के ऊपर लगा रही है। कह रही है कि 2014 के बाद जितना इनजस्टिस जम्मू कश्मीर की जनता के साथ हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ और ना होगा आने वाले समय में। देखिए ठाकुर साहब, जनरल हम किसी पे भी कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं। मैं आपको बोल सकता हूं कि आपने गलत किया। क्या गलत किया उस पे डिबेट होनी चाहिए। मैं बड़ा सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीज़ों पे डिस्कस करता हूं। एक एक इशू पे डिस्कस किया जाना चाहिए। राइट फ्रॉम 1947 से लेके 2022 तक एक एक इश्यूज़ पे डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे। अगर वो अपनी बात कहने में सक्षम हो गए कि हमने बहुत कुछ किया था और भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, तो जनता उसका फैसला करेगी। एक बात। दूसरी बात, छोटी छोटी चीज़ें मैं कहूँगा आपके सामने। पूरे 70 वर्षों में केवल 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था टूरिज़्म सेक्टर में और केवल इन 2 सालों में 38,000 का इन्वेस्टमेंट है। इस पर भी कह रहे हैं कि टूरिज़्म बढ़ा के क्या कर लिया, नौकरियां तो दे नहीं रहे हैं, रोज़गार तो दे नहीं रहे हैं, तो टूरिज़्म कर रहे हैं सिर्फ। अब मुझे नहीं पता वो कौन कह रहे हैं। रोज़गार लगातार नोटिफिकेशंस निकल रही हैं। आपने देखा होगा कल भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने कितनी नौकरियां और अप्रूव कर ली है। इससे पहले आपने देखा जो 4th क्लास लगभग 8,000 लगे। उससे पहले आपने देखा अकाउंट असिस्टेंट इतने लगे। आपने फिर आगे देखा होगा कि भाई बहुत सारे जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है जहाँ पे और जॉब क्रिएशन हो रही है। तो मतलब नौकरियाँ भी एक लिमिटेड हो सकती है ना, जितनी होनी है मुझे लगता है कि वो चल ही रही है।
और आरोप लगाने वाले लगाते जाएं, लेकिन ये भी नहीं है कि बिल्कुल आम जो युवा है वो संतुष्ट है कि इतनी नौकरियां निकल रही है। आज पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में, क्योंकि जो ये पॉपुलेशन ग्राफ बहुत बड़ा हुआ है ना, मैं एक सवाल सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या कभी इसके पीछे भी हम सोचें कि भाई कारण क्या हुआ है? कारण एक मतलब जो पॉपुलेशन का ब्लास्ट एक्सप्लोजन हुआ है ना, उस वजह से नौकरियां नहीं मिल रही इस है। पर भी क्या कोई कानून आना चाहिए कि पॉपुलेशन को रोकने वाला कोई कानून जो है वो भी आना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो इसके हक में हूँ कि भाई पॉपुलेशन नियंत्रित होनी चाहिए। कोई भी डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं उनकी पॉपुलेशन सीमित है, इसलिए वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे जॉब मिल रही है, वहाँ पे सारी चीज़ें। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप किसी एटीएम पे जाइए, एटीएम में भी 15 लोग लाइन में खड़े हुए हैं। किसी यूरिनल में जाइए यूरिन करने के लिए, वहाँ पे भी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। कारण क्या है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। तो इसके पीछे बड़ा गंभीरता से आज के नौजवानों को सोचना चाहिए और मुझे लगता है कि इस पर कानून भी आना चाहिए और सख्ती से इसको नियंत्रित करना चाहिए पॉपुलेशन को, ताकि आप डेवलपमेंट के नज़रिए से या आप जॉब की बात कर रहे हैं उसके नज़रिए से, किसी भी दृष्टि से। आप कंट्रोल की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी कह रहे हैं कि ये धर्म में घुस जाते हैं। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल की बात की जाती है तो असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हमने थोड़े ना बोला कि आप अपनी पॉपुलेशन मत बढ़ाइए, हमें क्यों इसमें घसीटा जा रहा है? देखिए, ओवैसी का चश्मा ही धार्मिक है। वो जिस राजनीति के पथ पे राजनीति कर रहा है उसको उसके अलावा कुछ और हो भी नहीं सकता। अगर वो सचमुच की राजनीति करे, वो सच्चाई की राजनीति करे, वो एमपी क्या, वो एक सरपंच भी नहीं बन सकता है। वो प्रवोक करता है, एक कम्युनिटी को प्रवोक करता है और उसके जज्बातों के साथ वो अपना राजनीतिकरण कर रहा है। ओवैसी की आप पूरी हिस्ट्री देख लीजिए, उसने केवल और केवल धर्म के नाम पे ही राजनीति की है और प्रोवोकेशन की है, डिवाइड किया है। उस वजह से उसको वो सीटें मिल रही है। अन्यथा अगर वो सच्चाई बोलेगा, सच्चाई एक आम इंसान को बोलिए, अभी धर्म को साइड पे रखिए, आप ही बोलिए या किसी एक आम आदमी को बोलिए, क्या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भारत में नहीं हुआ है? हो रहा है। और इसको धर्म के साथ जोड़ेंगे तो यही होगा। नौकरियां नहीं मिलेंगी, एटीएम पे लाइन है, बैंक में लाइन है, स्टोर पे लाइन है, दुकान पे लाइन है। रहिए, चलिए। सुनील जी, आखिरी सवाल मेरा ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जा रही है, लेकिन इसमें भी ओवैसी को आपत्ति है, कह रहे हैं कि धर्म संकट में आ गया है। कांग्रेस कह रही है कि नहीं, पहले हमें ड्राफ्ट दिखाइए, उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कीजिए। देखिए, जो पार्टी सत्ता में आती है, लोगों का मैंडेट लेके आती है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं हम, या हमारे जितने भी एजेंडाज़ हैं जो हमने अपने घोषणा पत्र में किए थे, उन चीज़ों को पढ़ के भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है। हमने कोई धोखे से ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं की। जब माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उस वक्त भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हुई। जो हमारा लेटेस्ट घोषणा पत्र हुआ उसमें भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की। दैट मीन्स कि भारत की जनता ने उसको स्टैंप लगाई, 300 से अधिक सीटें दी कि जाओ आप ये चीज़ें करो। अब कांग्रेस को तो उनने बोला, उसका विरोध किया तो 44 सीटों पे सिमट गई। ओवैसी तो अभी जन्मा ही नहीं है पार्लियामेंट में, वो तो अकेले ही निकला हुआ है। भारत की संसद में 543 सीटें हैं, जिसको जनता मैंडेट देती है, घोषणा पत्र के अकॉर्डिंग उसको काम करना है। हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है, भारत की जनता ने उसको स्वीकार किया है, इस वजह से हमें मैंडेट दिया है और हमें करना भी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम करेंगे। कांग्रेस जिस वक्त वो इसका विरोध करेगी और 300 से अधिक सीटें लाए तो वो हटाए ना। हमें तो भारत की जनता ने स्वीकृति दी है कि आप जाइए, जो घोषणा पत्र में आपने एजेंडा रखा है उसको इम्प्लीमेंट करिए, वो देश के हित में है, राष्ट्र के हित में है। ओवैसी हो, कांग्रेस हो, ए हो, बी हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमने जनता से स्वीकृति ली है, हम कांग्रेस से स्वीकृति नहीं लेंगे, हम ओबीसी से स्वीकृति नहीं लेंगे, एक एक पार्टी, एक एक व्यक्ति की पार्टियों से स्वीकृति नहीं लेंगे। 125 करोड़ देश की जनता से हमने स्वीकृति ली है, उनने मैंडेट दिया है मोदी जी को ऐसे एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमने घोषणा पत्र में रिफ्लेक्ट किया था। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सुनील शर्मा बातचीत कर रहे थे और कह रहे हैं कि ओवैसी तो अभी पैदा भी नहीं हुए हैं, अकेले चल रहे हैं और 125 करोड़ जनता ने नरेंद्र मोदी को जिताया है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। और जो जो बातें इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखी गई थी, भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को पूरा कर रही है। आप लोग देखते रहिए जमुलदाख विजन। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।